friends, welcome to my learning platform. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन। हम कोशिश करेंगे कि आज इसके बेसिक्स हम कंप्लीट करें, फिर हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में तो हम करेंगे आज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन it is an opposing force whenever there is relative motion between two surfaces। दो surfaces के बीच में जब relative motion होती है तो अगर वो surfaces contact में है तो उस केस में आपकी जो opposing force होती है that is called your force of friction। जैसे आपके पास कोई बॉल है, इसको हमने ग्राउंड पे थ्रो किया, सो ये रोल करती हुई जाएगी, इट मूव्स, यूँ करके मूव करती जाएगी। आफ्टर कवरिंग ए सर्टन डिस्टेंस तो ये रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब इसकी जो मोशन है दैट सीजेस, इसकी मोशन ख़त्म हो जाएगी। तो किस वजह से कि जहाँ पे इसका जो ये जो बॉल है इसने ग्राउंड को टच किया, वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है। और वो हमेशा ही जो सरफेसेस आपके कांटेक्ट में होंगे उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इजंट इट। अगर ये यूँ करके जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी आगे की तरफ है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे होगी। सो डिफरेंट कलर के साथ इसको मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पे होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब गाड़ी यूँ करके जा रही है, आगे को यूँ करके रोल करती हुई जा रही है, ये आपकी बॉल है, तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे होगी। ये जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में, देखो ये बॉल का सरफेस, यहाँ पे बॉल का सरफेस है, और ये आपका ग्राउंड है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी अगर ये इधर को जा रही है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हम चेंज कर दें इधर को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, इस तरह से। तो आपके पास दो सरफेसेस हैं, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आपकी फोर्स होगी, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को सीज करने की कोशिश करेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड, दैट इज अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी इसमें ही होगी। जब आपकी जो गैसेस हैं, गैसेस लेयर की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, लेयर की फॉर्म में मूव करती हैं, तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होती है तो उनके बीच में भी आपकी अपोजिंग फोर्स होती है, और उसका नाम आपका ड्राइविंग फोर्स, उसका नाम आपका विस्कोसिटी है। तो जब आपका जो लिक्विड है आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर रोल करेगा, मूव करेगा, तो उस केस में भी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। जब दोनों के बीच में, आपका लिक्विड और इसके बीच में, सॉलिड सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। लेकिन सॉलिड और सॉलिड सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, इजंट इट। तो ये ऑर्डर रहता है। तो एक बार फिर से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। तो जिधर को आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी, उस फोर्स को बोलेंगे हम क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले whenever one surface either slides or rolls over the another surface। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर या तो स्लाइड करेगा या फिर रोल करेगा, दो ही ऑप्शंस होंगी। तो उस केस में आपकी जो जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, रोल करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे उस सरफेस ने दूसरे सरफेस को टच किया है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी अपना रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मान लो आपके पास इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये मान लो मूव कर रहा है, किधर को मूव कर रहा है, तो ये आपके पास सरफेस है, ये वॉल है कोई, ऐसे ये मूव कर रही हो, ठीक है। तो आपका जो वेट होगा, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, आपके सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगा। तो ये नीचे की तरफ आपका वेट की वजह से नीचे को आपका जो ब्लॉक है या बुक है, ये स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी आपकी मैं इसको रेड कलर के साथ शो कर रहा हूँ। तो ये यूँ करके आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी रोल प्ले करेगी, इजंट इट। तो
हाँ, यहाँ से आपने इसको थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा रखी है दीवार के साथ इसको स्टिक करने के लिए थोड़ी सी, तो नीचे को स्लाइड कर रहा है एक्चुअली। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को जाएगी आपकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेगी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यूँ करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को जब नीचे की तरफ मूव करेगी। जो आपकी बुक है, ये आपकी दीवार है, दिस द वॉल, वॉल के अगेंस्ट। अब एक और एग्जांपल देखिए ज़रा। मान लो आपके पास कोई ये ट्रॉली है, उसके ऊपर, सो लेट मी ड्रॉ। सो ये आपके पास कोई ट्रॉली है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने, देन व्हाट विल हैपन देखिए ज़रा। उस केस में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को होगी। सो ये कोई ट्रॉली है, ये मूव कर रही है, ठीक है। सो इट इज़ मूविंग, किधर को मूव कर रही है, इट इज़ मूविंग, ये यूं करके मूव कर रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज़, ये आपके पास रोड है, दिस इज़ द रोड। आपका जो ट्रॉली है जो मूव कर रही है, इसके अंदर कोई ब्लॉक रखा है हमने, ठीक है। अ बॉक्स और ब्लॉक इज़ प्लेस्ड समवेयर हियर, यहाँ पे रखा है। तो क्या होगा देखिए ज़रा, आपकी जो ट्रॉली है ये मूव करेगी आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका जो ब्लॉक है, ठीक है, ये किधर को मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको रखा हमने इसके ऊपर, तो ये स्लाइड करेगा इधर को, इधर को स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अगर इधर को स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी आगे की तरफ होगी, जिधर को आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आपकी जो टीवी ट्रॉली जिधर को मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी इस केस में। तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगी जिधर को आपकी ट्रॉली चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में उसी डायरेक्शन में होगी जिधर को आपकी ट्रॉली मूव कर रही है, ठीक है, इजंट इट। क्योंकि आपकी जो, जैसे कोई आपके पास बस है, बस की जो रूफ है उसके ऊपर हमने कोई बॉल रखा, तो जैसे गाड़ी आपकी एक्सेलेरेट करेगी तो बॉल पीछे की तरफ जाएगी, है ना। आपकी जो रूफ है ना, रूफ के ऊपर कोई हमने गाड़ी है, गाड़ी के रूफ के ऊपर कोई हमने बॉल रखी है, तो जैसे गाड़ी एक्सेलेरेट करेगी तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी, इजंट इट। तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिधर को इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपकी इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को होगी, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लगेगी जिधर को आपका जो गाड़ी है, जो बस है, वो मूव करेगी, उसके उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी। क्योंकि आपकी जो बॉल है वो ट्रेवल करेगी यूँ करके पीछे की तरफ स्लाइड करने की ये करेगी, कोशिश करेगी। तो इस तरह से अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन क्या है, व्हाट इज़ द काउज ऑफ योर फ्रिक्शन। तो जो सरफेसेस हमें नेक्ड आई से बिल्कुल इस स्मूथ लगते हैं, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़, बहुत सारे ग्रूव्स होंगे। तो जैसे एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उस केस में क्या होता है, एक सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के साथ क्या होता है, वो आपकी इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं। तो इस वजह से जो इंटरलॉकिंग हुई आपकी किसकी, जो आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ यहाँ पे फ्रिक्शन आपकी रोल प्ले करेगी। लेट मी ड्रॉ द सरफेस। जो सरफेस है आपको यूँ करके दिखेगा, ये मैं इरेगुलरिटी शो कर रहा हूँ यूँ करके। और जो दूसरा सरफेस है उसमें भी आपका क्या होगा, दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ भी ऐसे दिखेंगी आपको यूँ करके, ये यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके। तो यहाँ पे देखिए ज़रा हाई प्रेशर होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा सरफेस। तो इसको मैं थोड़ा सा शो कर लूँ। ये पहला सरफेस है, जब फर्स्ट सरफेस, इसको रखा हमने दूसरे सरफेस के ऊपर। सो लेट मी यूँ करके। तो ये देखिए अप्स एंड डाउन सेंस में जो सरफेस हमें बिल्कुल स्मूथ दिखता है नेक्ड आई से, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये इंटरलॉक हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे ये स्लाइड करेगा ना ये इरेगुलरिटीज़ के ऊपर आ जाएगी। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। देखिए ज़रा यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, सो इस तरह से ये पहला सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज़, और दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ ऐसे हो जाएंगी यूँ करके, इसके ऊपर ब्लॉक हो जाएंगी यूँ करके, यूँ करके। ये एक सरफ ऊपर को चला गया सरफेस, देखो। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे आपकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉक हुई। लेट मी ड्रॉ विद डिफरेंट कलर। सो ये पहला सरफेस है
और ये ऊपर वाला सरफेस है, देखिए ज़रा यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं, हाँ, यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ आपकी क्या हुई है, इंटरलॉक हुई है, देखिए यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ आपकी इंटरलॉक हुई है, तो इंटरलॉकिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो इस वजह से क्या करना होगा, तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे आपका अपना रोल प्ले करेगी। और यहाँ पे इसी वजह से आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब मूव करेगा, तो इस जो इंटरलॉकिंग जो आपके जो बॉन्ड्स बनेंगे, देखो आपकी जो इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल, एक सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग होगी, नए बॉन्ड आपके बनते चलेंगे, पुराने बॉन्ड आपके टूटते चलेंगे जैसे आपका सरफेस मूव करेगा। तो जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी उस तरह से भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल, एक सरफेस के मॉलिक्यूल की दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगी। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो उसी वजह से आपका जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो दिस इज, तो इस तरह से क्या होगा, दूसरी तरह से हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आपके एक सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके जो ग्रुप्स हैं या ये जो ग्रुप्स हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं, दिस, हाँ, इरेगुलरिटीज़ और ग्रुप्स गेट इंटरलॉक्ड, तो इंटरलॉकिंग होगी इसकी, और कोल्ड बेल्डिंग की तरह हो गया ये, है ना। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग हो गई, एक सरफेस के मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग हो गई, या फिर आपकी जो इंटरलॉकिंग हो गई आपकी इरेगुलरिटीज़ की, तो इस वजह से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की मोशन क्या करेगी, इस वजह से अपोज होगी। तो जो अपोजिंग फोर्स इस वजह से होगी, जो अपीयर ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, दैट फोर्स इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज, तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की, देखिए ज़रा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, उसको हम धक्का लगा रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको हमने किसी सरफेस के ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, या आपने ग्राउंड के ऊपर रखा है। तो इसका जो वेट होगा, द वेट ऑफ योर बॉक्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर की तरफ होगा, इसका होगा नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, यूँ करके, ठीक है। तो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ यूँ करके, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, दिस फोर्स, ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं। सो वेक्टर फॉर्म में तो सारे के सारे वेक्टर्स हैं ना, ठीक है। तो जिसमें फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं डिफरेंट कलर के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका जो बॉक्स है उसका सरफेस ने ग्राउंड को टच किया है, वहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ यूँ करके। यहाँ पे जो इंटरफेस बना दोनों सरफेस का, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका रोल प्ले करेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन यूँ करके आगे की तरफ, योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द राइट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यूँ करके होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल टेंजेंट डायरेक्शन में, आपके सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। सो तो लेट मी, यूँ करके आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन तो देखिए यहाँ पे हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो जैसे ही मैंने इसको पुल किया, आपके बॉक्स को पुल किया, तो आपका बॉक्स हो सकता है वो रेस्ट में रहे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो जितनी मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई उतनी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल, ये मान लो मैंने फोर्स लगाई, मैंने अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए ज़रा, इसकी मैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर भी यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ठीक है, स्टैटिक मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। तो मैंने जैसे कोई फोर्स नहीं लगाई, ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लगाई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे, इस फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, इसकी फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ज़ीरो। तो 0 न्यूटन। फिर जैसे मैंने 1 न्यूटन किया इसको, 1 न्यूटन, तो आपका जो ब्लॉक है वो किस स्टेट में, रेस्ट में है दोबारा से। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर को लगी 1 न्यूटन फोर्स, तो इसका मतलब इसको कैंसिल करने के लिए इधर को फोर्स लगी होगी 1 न्यूटन ही, तभी तभी तो ये आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। फिर मैंने 2 न्यूटन किया, आपकी एक्सल फोर्स को मैंने 2 न्यूटन किया, इसको 2 न्यूटन कर दिया, तो इसका मतलब फिर भी रेस्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी फोर्स आई होगी, वो 2 न्यूटन आई होगी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई होगी। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर है कि मैं जो बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके साथ साथ ही जो स्टैटिक फ्रिक्शन, आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। एक स्टेज आएगी जहाँ तक वो इंक्रीज़ होती जाएगी,
फिर एक स्टेज पे आप आगे एक्सटर्नल फोर्स उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चलना ही शुरू कर जाएगा। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, आप भले ही बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड योर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो फिर देखिए एक स्टेज आएगी, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर भी ये रेस्ट में है। ठीक है। जैसे मैं 11 न्यूटन कर रहा हूँ तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू कर दिया है। ठीक है। इट स्टार्ट्स मूविंग, इसने चलना मूव कर दिया। और इस केस में देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है 10 स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे कोट किए हैं 0 से लेकर 10 न्यूटन। 11 न्यूटन किया, चलना शुरू किया। जब 11 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई तो आपका जो ऑब्जेक्ट चलना ही शुरू कर गया। उस स्टेज पे अगर हम इस यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके सरफेस में यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे वो 10 न्यूटन से कम ही होगी। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका चल ही पड़ेगा तो उस स्टेज में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। तो आपका जो डायनामिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट किस किस स्टेट में रहा, रेस्ट में रहा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको, एक नई चीज़ मैंने डिफाइन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 1। तो दूसरा हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले वेन एवर योर सरफेस, वन सरफेस इज एट द वर्ड्स ऑफ मूविंग। ठीक है। योर सरफेस है ना, एक जो सरफेस है वो चलने के लिए तैयार हुआ लेकिन चला नहीं वो, है ना। तो यहाँ पे कहा मैंने 10 न्यूटन पे चलने के लिए तैयार हुआ था, चला नहीं था। 11 न्यूटन की एकदम से भाग गया आपका ऑब्जेक्ट। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चलने के लिए जस्ट रेडी होगा। थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू कर जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम डिफाइन, एफ एस मीन्स ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कहेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इजंट इट। तो आपका जो देखा यहाँ पे, जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी कैसी नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। मैंने एक्सटर्नल फोर्स 0 रखी तो 0 न्यूटन, देखिए 0 न्यूटन रखी तो 0 न्यूटन, 1 न्यूटन की तो ऑटोमेटिकली 1 न्यूटन हो गया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम में ही है। 2 न्यूटन की तो ये भी 2 न्यूटन हो गया क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में रहा, रेस्ट में। तो इसका मतलब इधर को एक 2 न्यूटन फोर्स लगी तो इधर को 2 न्यूटन होगी, तब ये रेस्ट में रहेगा। फिर इसी तरह से चलते चलते गया, 10 न्यूटन मैंने फोर्स की तो 10 न्यूटन पे भी ये रेस्ट में रहा। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने 11 न्यूटन किया, मान लो एग्जांपल दिया मैंने, तो ये इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन से घट के, दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स होगी 10 न्यूटन से घट के वो 10 से कम ही होगी हमेशा। तो उस केस में कहा मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको क्या कहा हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कहा। और दूसरा, हाँ, और एक चीज़ कही हमने कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज़ हैविंग सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है इसकी। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करने, यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरिएशन ऑफ। अब ग्राफिकली हम शो करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के साथ कैसे चेंज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन वैल्यूज़ को अगर ग्राफ की फॉर्म में हम शो करें तो किस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये लेट दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। तो इसको लिखा हमने अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किया मैंने इधर को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इजंट इट। तो मैंने देखा यहाँ पे हमने वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज़ को हम ये करें, टेबुलेट करें, है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें। तो आपका जो देखिए यहाँ तक तो 10 पे 10 है ना, लीनियर जैसे है ना, ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर एक चीज़ कही मैंने, हाँ ऐसे होगा। फिर एक स्टेज आएगी जब ये चलना ही, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, ये अप्लाइड फोर्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये अप्लाइड फोर्स होगी। इस पे मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में, वो रेस्ट में है, तो इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से चलना शुरू कर जाएगा यूं करके, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। ये होगी आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एफ के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, इस केस में यहाँ पे एकदम से जैसे ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया एकदम से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉप कर गया, और फिर एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया तो कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपकी दोनों सरफेसेस के बीच में। तो इस तरह से आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये आपका, ये बना आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस बनाइए। तो एफ एस जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है, जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये है ठीक है। तो इसको मैं शो कर रही हूँ एफ एस यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अप्लाइड फोर्स इज टेकन अलॉन्ग योर एक्स एक्सिस। तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। तो यहाँ से भी क्लियर है, इस ग्राफ से भी क्लियर है कि जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से भी वैल्यू ज़्यादा होती है और डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ देखिए ज़रा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके बीच में जब आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे रोल प्ले करेगी दोनों सरफेसेस के बीच में उसको कहेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट चल ही पड़ेगा, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अदर सरफेस, तो उस स्टेज पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपका जो देखिए जरा, आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मूव करने के भी दो तरीके हैं। एक तो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर एक सरफेस आपके दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, जैसे हमने कोई बॉक्स लिया ना, ये बॉक्स लिया हमने, इसको रखा हमने ज़मीन के ऊपर, टेबल के ऊपर, फिर फोर्स लगाई, ये स्लाइड करेगा इस केस में, तो इस केस में होगा ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वेन एवर वन सरफेस स्लाइड ओवर द अदर देन दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड योर, क्या बोलेंगे उसको, उस केस को बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर को है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इधर को होगा आपका, ठीक है। और दूसरा केस है कि वेन एवर वन सरफेस, गाड़ी की जो टायर होते हैं जब गाड़ी चलती है तो रोल करते हैं, है ना। जैसे बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, उसको आप ग्राउंड पे थ्रो करोगे तो ग्राउंड पे कैसे चलेगी, रोल करती हुई चलेगी, रोल करिए। तो बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको कहेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज आल्सो कॉल्ड योर रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज द टायर्स ऑफ योर व्हीकल्स आर रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ योर रोड। तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड योर रोलिंग फ्रिक्शन। और एक फैक्ट है कि आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब से आपकी टायरों की इन्वेंशन हुई तो एकदम से हमारी जो लाइफ है उसमें एकदम से बहुत ही चेंजेस आई थी, ठीक है। तो डेवलपमेंट एकदम से इंक्रीज़ किया था जब आपका टायर की इन्वेंशन हुई। तो उसमें उसका मतलब ये है कि आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको कन्वर्ट किया, टेक्निकली कन्वर्ट किया उसको किस में, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो जहाँ पे कहीं पे हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो तो वहाँ पे भी हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को टेक्निकली हम उसको कैसे ना कैसे उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें। रोलिंग फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे मीन टाइम। अब रोलिंग फ्रिक्शन का काउज क्या होता है देखिए ज़रा। मान लो जो आपका जो कोई बॉल है, कोई आपकी गाड़ी है किसी सरफेस पे ऊपर चल रही है, ठीक है। जब किसी सरफेस के ऊपर चलेगी तो पहले सरफेस आपका यूं करके होगा, बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा। तो जैसे ही कोई गाड़ी, ठीक है, इसके ऊपर चलेगी देन व्हाट विल हैपन, जो आपका सरफेस है ना इसके नीचे जो सरफेस है दैट गेट डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस हो जाएगा, प्रेशर डलेगा इसका, है ना। ये लेट मी रीड्रॉ इट, तो यूं करके, तो इसके नीचे जो वाला जो सरफेस है वो डिप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे एक बम्प जैसा बन जाएगा, देखिए ज़रा, सम सॉर्ट ऑफ बम्प इज फॉर्म्ड, जहाँ पे आपका यहाँ पे जो बम्प बना, इस बम्प के अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पे इंटरलॉकिंग होगी। देखो आपका जो टायर है दैट गेट्स इंटरलॉक्ड, है ना, उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। यहाँ पे अगर गाड़ी का टायर यूँ करके जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को जब इसने मूव करना है तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को पार करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब रोल करेगा तो जो सरफेस है उसके नीचे, द सरफेस बिलो जस्ट द सरफेस विच इज़ रोलिंग ओवर सरफेस दैट गेट्स डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस हो जाएगा नीचे को। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ बम्प इज क्रिएटेड, जो बम्प बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम दिस बम्प, इस बम्प से बाहर निकलने के लिए
आपको फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपकी क्या होगी, आपकी जो मोशन है, आपकी जो टायर की जो मोशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी। सो दिस इज़ द फैक्ट। सो ये आपका दिस इज़ द काउज ऑफ योर रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन इस वजह से होता है, जो बम्प होता है जो डिप्रेशन की वजह से। तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपकी फोर्स लगेगी। ये इसका मतलब जो गाड़ी है उसकी आपको उसके टायर और सड़क के बीच में सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये था आपका कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ योर रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज़ द काउज ऑफ योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब कि मैंने कहा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी कैसी नेचर है, उसकी सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, सेल्फ, ठीक है। तो जब तक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो उस स्टेज में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी आपकी दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये है आपका जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। ये है आपके पास फैक्ट। देखिए ज़रा, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ। एम इसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एम जी क्या होगा, वेट। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर मैंने फोर्स यूँ करके फोर्स लगाई, ठीक है, तो ये चलने की कगार पे है, तो आपकी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, उसको हम एफ एक्स मैक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये लॉ है आपका कि आपका जो द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम किसी कांस्टेंट से हमेशा रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको रिप्लेस किया, जिस लेटर से मैंने रिप्लेस किया उसको लिखा मैंने म्यू एस और यहाँ पे आर, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने म्यू एस से। ये जो म्यू एस है यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड योर क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपका देखिए, आपका जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस केस में भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चला नहीं है, दैट इज एट द वर्स ऑफ मूविंग, ठीक है, दैट इज एट द वर्स ऑफ मूविंग, दैट इज गोइंग टू मूव, एक्चुअली दैट डजंट मूव। वो एक्चुअली मूव नहीं किया उसने, लेकिन चलने के लिए तैयार है, तो तभी उसको भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो म्यू एस की वैल्यू हुई यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको डिवाइड कर दो आप नॉर्मल रिएक्शन से। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर, ठीक है। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बन गया, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ पे मैक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया एम जी। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके देखिए ये भी फोर्स है, फोर्स ये भी फोर्स है, एम जी भी फोर्स है, फोर्स को फोर्स से डिवाइड करोगे यू विल गेट ए नंबर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट्स अ नंबर। अगर ये नंबर है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, isn't it? It is having no dimensions, it is just number, or it is having no units, isn't it? अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली मूव कर रहा होगा, इतना सा फ़र्क है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट चल ही पड़ा है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो जो सरफेस कांटेक्ट में वहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड ए काइनेटिक फ्रिक्शन। सो तो उस केस में रूल वही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, वैसे ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको हम लिखेंगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से देखिए ज़रा, तो ये बन गया आपके पास एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो उसी तरह से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे म्यू के से, म्यू के को बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये आर को रिप्लेस कर दो दोबारा से, तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे एफ के डिवाइडेड बाय एम जी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से आएगा ये, isn't it?
तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए ज़रा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, देखिए ज़रा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये ब्लॉक है, कोई मैंने किसी सरफेस के ऊपर रखा है, ब्लॉक है टेबल के ऊपर रखा है या ग्राउंड के ऊपर रखा है। तो सबसे पहले जो इसका वेट होगा दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ। तो जो वेट है वो हमेशा एक इधर को होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा आपका यूँ करके, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल है ये, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। सो तो इस केस में देखिए ज़रा, तो ये मान लो आपका मूव कर रहा है। अब मैंने इसको फोर्स लगाई इधर को, ये लगाई मैंने फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स इधर को है। अगर मैंने इधर को फोर्स लगाई तो उधर को ही मूव करने की कोशिश करेगा, ये अप्लाइड फोर्स इधर को लगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी किधर को होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी चला नहीं है, अगर नहीं चला तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को होगी ऐसे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो ये होगा आपका एफ। अगर ये नहीं चला तो एफ एस मैक्स कर देंगे, अगर चल पड़ा है तो एफ के कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एफ एस और आर का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपका इधर को है, एक वेक्टर इधर को है, दूसरा वेक्टर इधर को है। तो ये इनका रिजल्टेंट ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बना लेंगे इसको ऐसे, इजंट इट। तो आपका क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा ये डायग्राम, इजंट इट। तो इसको तो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर सकते हैं हम। सो लेट मी मेक, थोड़ा सा चेंज। तो ये बना आपके पास, इसको यहाँ से ऐसे कर लो। तो ये बना आपका रिजल्टेंट, इसको लिखा मैंने आर डैश, इजंट इट इज। अब देखो जो रिजल्टेंट आर डैश है, किसका रिजल्टेंट है, इज द रिजल्टेंट ऑफ योर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। उसके बीच में जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नंबर वन नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंड द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ किसका, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये है, दिस एंगल इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालने की कोशिश करें, देखिए ज़रा, इसको आप O बोल लो, इसको आप O बोल लो, इसको आप A बोल लो, इसको B बोल लो। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट थीटा विल बी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये देखिए ज़रा, जिस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया ना, यहाँ पे थीटा ये बना आपका परपेंडिकुलर, ये बना आपका बेस, इजंट इट। तो इस यहाँ से इसकी वैल्यू, ये किस चीज़ के बराबर है, ये इस चीज़ के बराबर है, ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये जो है इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी उतनी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया डिवाइड बाई ये चीज़ किस चीज़ के बराबर, नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये बन गया आपके पास, ये बना आपके पास एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई आपके पास बना ओ ए की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, आर के बराबर। यह हम ऐसे लिखना चाहें ना, इसकी वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखिए जरा, इधर को ये गया आपका, इधर को ए बी इसके पैरेलल है ये एग्जैक्टली, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो एफ एस मैक्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, तो आर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर ये जो है, एक और चीज़, जब इक्विलिब्रियम में स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपकी जो अप्लाइड फोर्स होगी, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी एक दूसरे के बराबर होगी। तो फोर्स को लिखा मैंने एफ, और ये बन गया एफ एस मैक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये बन गया एफ अपॉन आर, ठीक है। एफ, इस वैल्यू को यूज़ कर लिया मैंने, कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव एट रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन में है। तो आपकी जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ बाई आर, अप्लाइड फोर्स टू द, तो ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हमने डिफाइन किया था पहले भी, किस चीज़ के बराबर, इट इज इक्वल टू म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, isn't it? So it is coefficient of, देखो coefficient of static friction is equal to tangent of angle of friction। तो ये आपके पास एक नई चीज़ हमने निकाली। अब करेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज। देखिए ज़रा, नाउ एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। मान लो कोई आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कोई ये मान लो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन,
एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम कोई ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का हम एंगल चेंज करते चलेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, उस एंगल पे क्या होगा कि आपका इसके ऊपर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एंगल को, एंगल ऑफ रिपोज द एंगल, ठीक है, एट विच एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन योर इंक्लाइन प्लेन इज एट द वर्ड्स ऑफ मूविंग। कहने का मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उस पर्टिकुलर एंगल पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चलने के लिए तैयार होगा, चला नहीं अभी, चलने के लिए तैयार होगा। उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो किसके साथ बनाएगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाएगा। तो इसको करने के लिए, आर्टिकल को करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। आपका जो वेट होगा, वेट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये इधर कोई रहता है। और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने कहा था नॉर्मल रिएक्शन तो आपका सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन तो आपकी इधर कोई होगी, ठीक है। अब ये जो वेट है, इस वेट को हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट बन जाएगा आपका इधर को, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका इधर को, ठीक है। अगर ये एंगल देखिए ज़रा, इफ़ दिस एंगल इज़ योर अल्फ़ा, ये एंगल आपका अल्फ़ा है, तो ये एंगल भी आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज दो लाइंस के बीच में उतना ही एंगल होता है जितना उनके नॉर्मल्स के बीच में दो लाइंस हैं। ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ नॉर्मल टू दिस लाइन, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ नॉर्मल टू दिस लाइन। तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फ़ा। तो इसको पूरा कर दिया हमने, राइट, ये ट्राइंगल बना लिया तो इस तरह से, ठीक है। तो अल्फ़ा ये बन गया आपके पास एम जी, ये बना आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ। सो ये बना आपके पास एम जी, और ये बना आपके पास, ये बना आपके पास एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा, और ये बना आपके पास एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको, ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, ये वाली साइड जो है, दिस साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी उतनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। और आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ जा रहा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी आपकी ऊपर की डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं डिफरेंट कलर के साथ शो कर रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी आपकी इधर को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जो आर है, देखिए ज़रा, जो आर है ये बैलेंस कर रहा आपके इसको एम जी, एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन बनी आपके पास, ये बन गया आपके पास आर इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, तो ये बना आपके पास, अगर स्लाइड कर अभी चला नहीं, चलने के लिए तैयार है, यही कहा हमने, तो उस केस में क्या होगा, जो एफ़ होगा, देखिए ज़रा, जो एफ़ होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। तो ये बन गया आपके पास एफ़, तो ये बन गया आपके पास एफ़ इज़ इक्वल टू एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो एफ अपॉन आर, तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। एम जी कैंसल्स आउट, सो इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। और अभी किया था हमने एफ अपॉन आर किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है म्यू एस के बराबर। तो म्यू एस किस चीज़ के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या है, जो आपका इक्वेशन मिल गया कि जो आपका अल्फ़ा है और थीटा है वो आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आया कि आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ किसकी चीज़ के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। अब हम बात करेंगे, इसी डायग्राम को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो थोड़ा सा साइन चेंज होगा, बाकी आपकी डेरिवेशन वैसे ही होगी। ये आपके पास मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये कर दिया मैंने ड्रॉ इसको। तो दिस इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर रखा हमने कोई ऑब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को मैं शो कर रहा हूँ। अब डायग्राम वही एग्जैक्टली वही जो अभी किया हमने, तो थोड़ा सा इसको मैं, जो आपका जो वेट होगा, वेट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे होगा।
इसको रिजॉल्व कर दिया हमने दो कंपोनेंट में, एक हुआ ये एम जी साइन ऑफ, इसको आप थीटा बोल लो। अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को अगर थीटा लिया, पहले हमने अल्फ़ा लिया था, यहाँ पे थीटा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन ऑफ थीटा। और ये बना आपके पास एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये एंगल रहा आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा, इजंट इट। और नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल ही होगा, ये इस सरफेस के नॉर्मल होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा, यूँ करके जाएगा ये। सो ये बना आपके पास आर, तो ये आर, इजंट इट। आपका जो ऑब्जेक्ट है, योर ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है आपकी। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, जहाँ पे सरफेस ने टच किया है वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी टेंजेंट डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्शन जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू मान लो ई एफ बना आपके पास, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है किधर को, इट इज स्लाइडिंग डाउन, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, इसने इस वाली फोर्स से ज़्यादा है ये। तो कितनी होगी, जितना दोनों का फोर्सेस का डिफरेंस होगा उसको हम एम ए के बराबर पुट कर देंगे, इजंट इट। तो ये जो आर है ये तो एग्जैक्टली इसके बराबर ही है, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्ट है ना तो नीचे को जाएगा ना तो ऊपर को जाएगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ। तो एक इक्वेशन निकल गई आपकी कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, एम जी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ये बात निकल के आई, नंबर वन। नंबर टू, योर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग डाउन, यूँ करके आ रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या, ये वाली जो फोर्स है वो इस वाली फोर्स से ज़्यादा होगी। तो इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा उसको हम एम ए के बराबर पुट कर देंगे, इफ़ एम इज़ द मास ऑफ योर ब्लॉक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो दोनों फोर्सेस, अगर ये आ रहा है नीचे को, तो ये बन गया एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स के बराबर, ठीक है। अब एफ की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अभी किया था हमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इजंट इट। उस वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे बिकॉज इट इज़ एक्चुअली मूविंग। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ़ की वैल्यू होती है म्यू के इंटू आर, ये वैल्यू इसको पुट कर लो यहाँ पे। तो आगे आपके पास म्यू के आर की वैल्यू अब भी निकाली हमने ऊपर। सो ये बन गया एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के, आर की वैल्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट। तो ये आई वैल्यू आपके पास, इट इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, एम कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो ये आ गया आपके पास जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। अगर ये नीचे को स्लाइड कर रहा, अगर ये ऊपर को जा रहा होता तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस साइन है वो प्लस हो जाता। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ ना डायग्राम की फॉर्म में, तो एकदम से आप इसको समझ आएंगे कि कैसे जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ज़रा व्हाट विल हैपन। तो वेट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, एम जी को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट पे, एक बना एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये बना एम जी साइन ऑफ थीटा। अब ये मूव भी नीचे को ही कर रहा, अब ये ऊपर को मूव कर रहा ये है। अगर ये मूव कर रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है अब ऊपर को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ होगी, तो एफ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जब जाएगा, जब ड्राइविंग फोर्स होगी, कोई गाड़ी है तभी मूव करेगी जब उसका इंजन चल रहा होगा, है ना, जब उसको ड्राइव किया जाएगा, ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो ऊपर की तरफ जो फोर्स गई ना, मान लो ये एक्सलेट कर जा रही ये एक्सेलेशन के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, ये गया एम ए इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये हो गया एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस एफ। कम से कम इतनी फोर्स होनी चाहिए तब तो बैलेंस होगा, इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, एम ए शुड बी ग्रेटर देन दिस टू फोर्सेस। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू पुट कर लो जैसे अब भी किया हमने। तो ये बना साइन थीटा प्लस ये हो गया म्यू के इंटू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो देखिए साइन ही चेंज होगा, जो ऊपर वाला जो रिलेशन है बाकी आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये बन गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट। तो ये बन गया एम कैंसिल हो गया, तो ए कम्स आउट टू बी जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के
इंटू, हाँ ये हो गया जी कॉस ऑफ थीटा। तो जी कैन आल्सो बी टेकन एज कॉमन फैक्टर, ऊपर भी हम निकाल सकते थे इसको। तो ये बन गया जी साइन, ये बना जी विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के, हियर इज कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए म्यू के की वैल्यू 0, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस म्यू के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपके जो एक्सप्रेशन थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये जब मूव डाउन कर रहा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा एक्सप्रेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा तो ये लगेगा आपका एक्सेलेरेशन ये होगा, इजंट इट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि हमने, तो मैंने एक और चीज़ इसमें स्पेशल केसेस की है कि अगर आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है म्यू क्यू की वैल्यू पुट कर दो 0, ठीक है। हाँ तो इस तरह से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जैसे कोई सरफेस है वो बिल्कुल यूं करके इसके ऊपर यूं करके सरफेस जा रहा, तो उस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो, तो साइन 91 के बराबर, तो ए इज इक्वल टू जी, तो वो फ्री फॉल वाला केस हो जाएगा, ठीक है, फ्री फॉल वाला केस बन जाएगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिरेगा विद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश ए बॉडी, कोई बॉडी है ना उसको पुल करना आसान होता है देन टू पुश, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ईजियर टू पुल, ठीक है, ईजियर टू पुल, ईजियर टू पुल देन टू पुश, देन टू पुश, पहले भी हमने प्रूव किया था इसको वेक्टर एनालिसिस के, देन टू पुश। देखो कैसे, हम सिर्फ देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस केस में ज़्यादा होगी, जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब अपोजिंग फोर्स उस केस में ज़्यादा होगी, उस केस में मोशन आपकी कम होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, इजंट इट। तो पहला केस है, देखिए ज़रा, जब हम किसी ब्लॉक को पुल करते हैं, वो केस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो आपका कोई ब्लॉक है जिसको हमने किसी सरफेस के ऊपर रखा है, ये ऐसे रखा है, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, वेट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ, और उसका नॉर्मल रिएक्शन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर को, ये नॉर्मल रिएक्शन, इजंट इट। तो मैंने इसको पुल किया, मान लो यूं करके खींचा मैंने इसको, ये पुल है, इस पुल को कर दिया मैंने रिजॉल्व दो कंपोनेंट में, ठीक है। एक कंपोनेंट हो गया ये, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये, वही कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया इसके। लेट दिस एंगल इज योर थीटा, ठीक है। ये एंगल बनाया आपका थीटा, में डिफरेंट कलर के साथ शो कर रहा हूँ इसको, लेट दिस एंगल इज योर थीटा, ठीक है। तो इसको कर दिया मैंने रिजॉल्व, तो ये बना आपके पास पी साइन ऑफ थीटा, ये इसके पैरेलल है, ये किसके, इसके पैरेलल है, ये इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये पी, ये तो ये पी साइन थीटा, ये भी इतना ही होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो सो दिस इज पी साइन ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये बनी सिचुएशन देखिए था। इस केस में देखिए ज़रा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, ये बनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगेगी। तो इस केस में देखिए ज़रा, तो ऊपर की तरफ जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं उसको हो गया आर प्लस पी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम जी के बराबर। करो ज़रा ये सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या बना, आर प्लस पी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो आर की वैल्यू निकालनी हमें, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन ऑफ थीटा, ये आया इस केस में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, तो इस केस में क्या आ गया, म्यू टाइम्स एम जी माइनस, घटा देखो यहाँ पे पी साइन ऑफ थीटा, जो पुल का जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो इसमें से घट रहा है। अब दूसरा केस देखिए ज़रा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा केस है, मान लो ये वही ब्लॉक है जिसको हमने यहाँ पे रखा है, अब इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ, वेट आपका नीचे की तरफ ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, नॉर्मल रिएक्शन भी वैसे ही होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। अब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये यूं करके, तो यूं करके लगा रहा तो फोर्स ऐसे लगेगी, इजंट इट, फोर्स ऐसे लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, अब इस फोर्स को हम, इस पुश को हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज पुश, दिस इज पुश, इजंट इट। तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, अब मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ, तो ये कलर देखिए ज़रा, यहाँ पे
एक कंपोनेंट ये होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ पी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, पी साइन ऑफ थीटा, यस इट इज़ पी साइन थीटा। ये किसके पैरेलल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल है, देखिए ज़रा, ये पी साइन थीटा और ये आपस में पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू पी साइन थीटा होगी, पी साइन ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, इस कंपोनेंट की तो हमें, सो इट इज़ पी कॉस ऑफ थीटा, इसकी वजह से मूव करेगा, ये पी कॉस थीटा की वजह से मूव करेगा। अब दोबारा से वही कि पी साइन थीटा भी आपका नीचे को है, एम जी भी नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस पी साइन थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में क्या बन जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स आर, तो ये बन गया आपके पास म्यू टाइम्स एम जी प्लस पी साइन ऑफ थीटा। तो इस केस में देखा आपने प्लस साइन आ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में ज़्यादा है ना, सेकंड केस में। फर्स्ट केस में फोर्स ये है, सेकंड केस में ये है, तो इसका मतलब F1 इज़ लेस देन F2, तो इसका मतलब इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है। एक लॉजिक ये भी है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं ना, तो हमारा वेट भी उसके वेट में ऐड हो जाता है। हमने जो पुश लगाया, धक्का लगाया, उसके वेट को इंक्रीज़ करेगा, अपेरेंट वेट को इंक्रीज़ करेगा। जब हम पुल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका अपेरेंट वेट थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में है आपके पास फ्रिक्शन इज नेसेसरी विल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी विल का मतलब क्या है कि आपका जो फ्रिक्शन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, साथ में इसके पास कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं। मीन्स कि फ्रिक्शन इज़ हैविंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और इसके बिना सर्वाइवल भी नहीं है, और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो आपका जो अमाउंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, तो आपकी जो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, दैट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी वजह से, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ड्यू टू फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पहली ये निकली कि आपकी जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ योर हीट व्हेन एवर वन सरफेस जस्ट मूव्स और रोल्स और स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस, ठीक है। दूसरा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल। जो मूविंग व्हीकल हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट पार्ट्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो आपकी जो स्पीड है वो आपकी लिमिटेड हो जाएगी, स्पीड आपकी रिड्यूस कर जाएगी, स्पीड रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड, कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो एफिशिएंसी है मशीन्स की, क्योंकि डिफरेंट जब मशीन चलती हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट एक दूसरे पार्ट के ऊपर रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो एनर्जी हमने सप्लाई किया उसको उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो आपका जो फ्रैक्शन है एनर्जी का, जो हमने एनर्जी अप्लाई किया, दिया हमने एनर्जी, इनपुट जो एनर्जी है उसका काफ़ी सारा हिस्सा तो आपकी हीट की फॉर्म में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो गया। तो इसका मतलब आपकी जो कोई भी मशीन होगी दैट विल नॉट रिमेन 100% एफिशिएंट, वो 100% एफिशिएंट नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इजंट इट। फिर है आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट काउजेस लॉट ऑफ वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर होता है आपका, तो उस वियर एंड टीयर की वजह से आपकी एनर्जी का डिसिपेशन होता है। वियर एंड टीयर बिटवीन द डिफरेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, वियर एंड टीयर होगा, उसकी वजह से जहाँ पे वियर एंड टीयर होगा वहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो आपकी जो कई बार जो मशीन्स होती हैं दैट गेट्स, आपकी जो मशीन्स हैं दैट गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डिफरेंट मूविंग पार्ट जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हो सकता है आपकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मूव, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो आपकी मशीन डैमेज भी हो सकती है, जल सकती है वो। तो ये थी आपकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस। अब हम, हाँ, तो आपकी जो मशीन है दैट गेट डैमेज्ड, तो डैमेज हो जाएगी आपकी जो मशीन है, योर मशीन गेट्स डैमेज्ड, तो डैमेज हो जाएगी आपकी, सो इट इज़ नॉट वर्किंग।
तो जो मशीन है दैट गेट्स डैमेज्ड, ठीक है, इस वजह से। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम एडवांटेजेस की बात। तो अगर देखिए ज़रा, अगर हम चिकनी मिट्टी के ऊपर चलते हैं, गिल्ली हो, तो उसमें हम एकदम से फिसलते हैं। बर्फ़ के ऊपर अगर हम चलने की कोशिश करें तो एकदम से हम वहाँ पे स्किड करते हैं। तो जो बर्फ़ का सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, तो वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप शीशे के ऊपर बॉल पेन से लिखने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि आपका जो फ़ोटो लिया होता है हमने पासपोर्ट साइज़ का, किसी सर्टिफिकेट में हम यूज़ करते हैं, उस पर अगर साइन करने हो तो हम बॉल पेन से, पेन से अगर उसके ऊपर करें ना, साइन करें, तो वो लिखा ही नहीं जाएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ होता है आपका पेपर। स्मूथ होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होगी आपकी बॉल पेन और उस पेपर के बीच में। उसी तरह से जैसे बर्फ़ का सरफेस है, बिल्कुल आपका प्लेन स्मूथ सरफेस होगा तो उस पर चलना भी मुश्किल होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस केस में बहुत ही स्मॉल होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे चलने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लिखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू राइट ऑन योर किसके ऊपर, पेपर, पेपर के ऊपर राइट करना हमने, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है हमने। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ना होती तो शायद ही हम लिख पाते, इजंट इट। तो आपकी जो मूविंग बेल्ट्स होती है, मशीनें देखी आप लोगों ने, है ना, कोई मशीनें, बहुत सारी मशीनें होती हैं जिसमें जो बेल्ट होती है दो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर से रन करती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो शायद आपकी वो जो बेल्ट है वो रन ही नहीं करती उसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ना होती तो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की कि आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की बात करें हम तो we cannot walk without the force of friction, we cannot write on your paper, we cannot write on your blackboard, ठीक है। तो इस वजह से, और फिर बाद में कहा कि आपकी जो मूविंग बेल्ट है दैट रिमेन ऑन द रिम ऑफ योर व्हील बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रहते हैं। सो आपकी जो, हाँ, गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो तभी वर्क करेंगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अगर गाड़ी की गाड़ी की जो टायर हैं उसके और रोड के बीच में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को जैसे ब्रेक लगाएंगी तो स्किड कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, जो ब्रेकिंग फोर्स है वो भी तभी काम करेगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। ये भी, इस तरह की भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपकी एडवांटेजेस हैं आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो मैंने कहा ये कि हमने देखा ये कि फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होता है उसकी एडवांटेजेस भी होती हैं, साथ में उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो दोनों चीज़ें हैं साथ में, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इविल। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि जो सरफेसेस होते हैं वो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, ठीक है। तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर चलेगा, एक इरेगुलर सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलेगा, जो उनकी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके ग्रुप्स हैं, वो आपके इंटरलॉकिंग हो जाएगी उसकी। जब इंटरलॉकिंग होगी तो उस केस में आपकी जो मोशन है वो मोशन में सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इजंट इट। तो उसी को हमने कहा दैट हिंड्रेंस और अपोजिशन दैट इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इजंट इट। तो उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि हम जो ग्रुप्स हैं, आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको किसी चीज़ से फिल कर दें, पेंट से हम फिल कर दें उसको। अगर लुब्रिकेंट ऑयल से हम फिल कर दें, आपकी ग्रीस होती है, आपकी मशीन्स में यूज़ होती है, व्हीकल्स में यूज़ होती है, मैकेनिक के पास जब सर्विसिंग के लिए गाड़ी को ले जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा डिफरेंट पार्ट्स के लिए वो वायलिंग करता है, ग्रीस डालता है उसमें कुछ एक पार्ट्स में। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रन करता है, मूव करता है, स्लाइड करता है, अगर उनकी इरेगुलरिटीज़ को फिल कर दिया जाए, चाहे लुब्रिकेंट से फिल करें, चाहे आप ग्रीस से फिल करें, या हम उसको पॉलिश करें, एक सरफेस को पॉलिश कर दें, दोनों सरफेस को पॉलिश कर दें, तो इरेगुलरिटीज़ आपकी कम हो जाएंगी। अगर हम हाईली पॉलिश करेंगे तो उस केस में आपकी जो मॉलिक्यूल्स का नंबर उन रेगुलरिटीज़ में बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, तो हाईली पॉलिश सरफेसेस के बीच में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोबारा से इंक्रीज कर जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? पॉलिशिंग से, लुब्रिकेशन से, और साथ में देखा होगा आपकी जो गाड़ियाँ होती है उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट की शेप कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइंड होती है, ठीक है। हाई स्पीड के साथ मूव करना होता है किसी ऑब्जेक्ट ने, तो फिर क्या होता है, अगर हाई स्पीड के साथ मूव करना है तो एयर का जो रेजिस्टेंस है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो स्पीड को क्या करेगा, वो स्पीड को रिड्यूस करेगा।
तो इसकी जो रॉकेट की जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन है, देखो यहाँ से बिल्कुल आगे से बिल्कुल नोकीला जैसा ही है ना। जैसे आपके पॉइंटेड एंड्स होते हैं नेल्स के, उसी तरह से पॉइंटेड एंड स्ट्रीमलाइन शेप है। उसी तरह से गाड़ियाँ देखी होंगी, कार देखी होंगी, उनकी जो शेप होती है आगे से वो भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं। जब व्हीकल चलेंगी हाई स्पीड के साथ, जो एयर है वो उनकी मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर स्ट्रीमलाइन शेप होगी तो एयर की जो लेयर्स हैं वो निकल जाएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी, वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगी। नो डाउट वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होगा, आपका एयर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन स्ट्रीमलाइन होने की वजह से हम जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है या आपका जो एयर रेजिस्टेंस है उसको काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो रॉकेट है उसने तो हाई स्पीड के साथ मूव करना होता है, ठीक है, जब उसकी लॉन्चिंग होती है तो हाई स्पीड के साथ, तो वहाँ पे तो हमें इसकी जो शेप है, देखा होगा रॉकेट की जो शेप होती है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको ऐसे न करें तो एयर रेजिस्टेंस तो उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर देगा। फिर नेक्स्ट है कि एक तो इस हमने गाड़ियों को शेप कर दी, कैसे कर दी, स्ट्रीमलाइन शेप बना दी उसकी। और साथ में है आपका, अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को उसको कन्वर्ट कर दें रोलिंग फ्रिक्शन में, आपने देखा होगा गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ना, उसमें गाड़ी के टायर के बीच में बॉल वेरिंग्स होते हैं, हाँ बॉल वेरिंग्स होते हैं। तो बॉल बेरिंग की जो इन्वेंशन हुई, आपके टायर की इन्वेंशन हुई, उसी वजह से आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हुआ रोलिंग फ्रिक्शन में। तो हम बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं, तो बॉल बेरिंग को हम फिक्स कर देते हैं किस में, एक फिक्स्ड एक्सल होता है। तो फिक्स्ड एक्सल आपके सर्कुलर शेप का होगा यूँ करके, ठीक है, और उसके बाहर आपका हब होगा, ये हब होगा, वो भी आपका सर्कुलर होगा शेप में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बीच में कर लूँ, तो यूं करके। तो अब इसके बीच में देखो एक हब है, बाहर आपका बी जो मैंने लिखा वो हब है आपका, ये इसको फिक्स्ड एक्सल के बीच में हम इसको, इस पोर्शन को हम फिक्स कर देते हैं। जहाँ पे हमने इसको बॉल बेरिंग को यूज़ करना होता है, डालना होता है, वहाँ पे हम इसको एक्सल के साथ हम उसको क्या कर देंगे, इसको उसको फिक्स कर देंगे, यहाँ पे एक्सल डाल देंगे, टाइट होगा ये, है ना। और इसके बीच में यहाँ पे आपके बॉल बेरिंग्स होते हैं, यहाँ पे बॉल बेरिंग्स होते हैं, यहाँ पे आपके बॉल बेरिंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके बॉल बेरिंग्स होते हैं। यहाँ पे बॉल बेरिंग्स होते हैं, यहाँ पे आपका बॉल बेरिंग्स होते हैं। यस, ऐसे जैसे शेप होती है। यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हो जितने आप ड्रॉ करना चाहें, ठीक है। जब ये मूव करेगा, देखिए ज़रा, जब ये मूव करेगा तो इस तरह से आपके बॉल बेरिंग मूव करेंगे, यूं करके मूव करेंगे, यूं करके मूव करेंगे, ठीक है। ये एक्सल है, जिस डायरेक्शन में एक्सल मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो गाड़ी का व्हील है, मान लो यूं करके मूव कर रहा है, यूं करके मूव कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी, इस तरह से जो बॉल बेरिंग है, ये जो बॉल बेरिंग है यहाँ पे ये बॉल, ठीक है, इस पूरे कंपोनेंट को बोलेंगे बॉल बेरिंग। इसके बीच में बॉल्स हैं, एक आपके पास हब है, दिस इज़ कॉल्ड हब, दिस इज़ फिक्स्ड एक्सल के साथ इसको फिक्स कर देंगे। बीच में यहाँ पे आपकी स्टील की बॉल्स होती हैं, वो डाल दी जाती हैं, बीच में फिक्स होती हैं। वो जब रोल करेगा तो रोल करेंगी, ठीक है। जब मूव करेगा एक्सल के साथ फिक्स होगा, तो यहाँ पे आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ये सबसे बेस्ट कंपोनेंट है कि आपका कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आपका जो मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, सो वी कन्वर्ट योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन. This is done by using ball bearing arrangement. Ball bearing are placed in between the axle and the hub of the wheel. The ball bearings tends to roll around the axle as the wheel turns, and as such the frictional forces is diminished. तो आपकी frictional forces diminish कर जाएंगी. तो ये था आज का लेक्चर. So thank you very much. Have a nice day.